आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साला देवर बहुत खुश था और मैंने हमेशा इसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी जान कहकर पुकारता था। शौहर के मरने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर मुझसे काफ़ी छोटा था और वह 14 साल की उम्र में भी 21 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के मरने के बाद बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। इस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमाइश में डालकर देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वह हाथ लगाते ही मेरी ऊँखी फटी की फटी रह गई क्योंकि दोस्तों कहानी को पूरा सुना। बहुत ही लाजवाब कहानी है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आयशा लव स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था और मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंद भाई भी नहीं थे और मेरे शौहर का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। मेरे देवर का नाम जुनैद है और वह मुझसे छोटा था और जिंदगी में मैंने कभी इसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था और मेरा देवर 14 साल का था। मैंने इसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वह मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था और कहता था कि मुझे नई दोस्त मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी कि बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर इसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसलिए तुम अब से इसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बगैर रोक टोक ना आया करें। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बगैर वजह वह तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपने खानदान वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता जुनैद के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है और इसलिए मैं उनकी बातों पर कभी कभार खफा होती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई और मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 14 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी और मेरा बुरा हाल हो गया था। रात के दिन के 12 बजे बज गए थे और मेरा देवर जुनैद अभी तक घर नहीं आया था। वह शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसापा था। मेरा दिल मटमा नहीं था, इसी हवाले से कि चुल्लू वहाँ घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ गया तो मुझे भी घबराहट महसूस होगी। मुझे रहकर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, लेकिन इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर आंख में आ गया और मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से जुनैद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला, लेकिन आज तो मुझे यह घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और जुनैद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी अपने खाना खाया है? इसने मुझसे पूछा और इसकी नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही इसके हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे और चावल मुझे होटल वाले लग रहे थे। इसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए और बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, अब खा ले वरना यूं ही भूखी रह जाओगी और मैं अपने भाई के बाद अपनी भाभी को नहीं खोना चाहता। कहने को तो वह मुझे भाभी ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जेहन से नहीं निकल रही थी। जुनैद बोला, भाभी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब का सहारा बनूंगा और तुम इस घर से कभी मत जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जेहन में बहुत सारे अंड मचल रहे थे। फिर इसने एक अजीब बात बोली कि भाभी अब मेरे कमरे में सो जाया करें। दूसरा कमरा तो छत के करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए, और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि जुनैद इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या इसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें इसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं इसके कमरे में चली गई और जुनैद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे के कमरे में आई थी। मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आँखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे।
वैसे तो वह 14 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी मां की बात सही थी। जुनैद जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और जवान आदमी ही कर सकता है। जुनैद के कमरे में अपने जेवर देखकर मेरा दिल खौल उठा था। मैंने तो इसे किसी जगह पर कई तालों में छुपा रखा था, मगर यह सब कुछ मेरे देवर के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इससे इस बात का सवाल करूंगी, मगर इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह कुंडी लगाई और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी, हालांकि यह 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। पर आज मुझे लग रहा था जैसे जुनैद के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद की तारी छा गई थी। मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खिली तो सुबह के दिन के 10 बजे बज रहे थे और मैं हैरान हो रही थी कि यह आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को नींद की गोली पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं जुनैद के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। मैंने दिल में सोचा, लेकिन जुनैद ऐसा क्यों करेगा? आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने जुनैद किचन में चाय बना रहा था और इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी अब सो गई थी। आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? इसने मेरी तरफ पाइकामंडा नजरों से देखकर कहा था तो मैंने कहा हाँ, आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई। जुनैद ने कहा तो क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपको चावलों में नींद वाली गोली मिलाकर दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती तो इसने मुझे कहा तुम उन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वह आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैं समझती थी कि जुनैद इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। मैंने कहा जुनैद, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। तो जुनैद बोला नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था और अब अच्छी खासी तौर पर फ्रेश लग रही है। यह लीजिए चाय पी ले। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई और बोली तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? मैंने इसे घूरते हुए पूछा तो जुनैद ने कहा भाभी जान, मैंने तो आपकी नींद के लिए ही गोलियां मिलाई थी और अब कही तो मैं यह चाय खुद पी लूंगा। हम आधी आधी पी लेते हैं। इसने चाय के कप से एक घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मुझे इसकी बातों पर यकीन हुआ और मैंने सोचा कि शायद वह सच बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में सकके हो जाती हूँ। जबकि इस बात पर मुझे अभी तक गुस्सा था कि इसने मेरे कमरे से आखिर वह जेवर निकाला कैसे, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे। इस जेवर के बारे में मैंने जुनैद को बताया भी नहीं था और मुझे अब जुनैद पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह जो भी करता आखिर में इसकी ऐसी हद हठियाई करता कि मैं मटमा हो जाती। मैंने अपने मायका वालों से कहा कि मुझे यह जेवर बेचकर घर खरीदना है, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो चुकी हो और तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं और वह अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता ना। अब यह अच्छा मौका था और मैं अपना जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफ़ी सारे जेवर बनवाए थे, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वह जेवर देने का इरादा तर्क कर दिया। अब मैं जुनैद के सहारे ही चल रही थी और मैंने कहा जुनैद तुम चाहो तो वह जेवर बेच दो। मैं अपने मायका वालों से और उनके रवैया से मायूस हो गई। जुनैद ने अपनी अंकल को वह जेवर जाकर दे दिए और 2 दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और घर के कागजात उन्होंने जुनैद के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान हो गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी यह घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोगों को काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है। घर के कागजात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और वक्त लगाना पड़ता है। जब जुनैद ने कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे तो मैं हैरान रह गई थी और वह था तो 14 साल का, मगर इसकी सोच बढ़ने वाली थी। फिर इसने एक अजीब सी बात कही। जुनैद कहने लगा कि भाभी हम सारा घर समेट लेंगे तो इसके बाद मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। और आज जुनैद की आंखें अजीब सी लग रही थी। इसकी नज़रों में कोई अजीब सी बात थी जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। इस वक्त मैं जल्दी में थी और हमने घर में सारा सामान बांध दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से होगा, जबकि मैंने तो कभी जिंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी।
फिर जुनेद यह क्यों कह रहा था कि इसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं इसे मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जेहन में बहुत सारे सवाल थे पर मैं फ़िलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया था और वैसे भी हमारा सामान कम ही था। ज़्यादा माल और दौलत तो नहीं थी जिसे हम लेते फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया और मैं जुनेद का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वह इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाकर खाना खाए। मैंने इसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था और बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने शौहर के पसंदीदा खाने पहले बनाया करती थी और हर किस्म के लाड प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया और जुनेद के आने का इंतज़ार करने लगी। मगर आज वह घर नहीं आया और मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसे इस वक्त घर होना चाहिए था जबकि रात के दिन के 10 बजे बज गए थे। वो अपने भाई के मरने से पहले तो वह शाम को तकरीबन सुबह के 5 बजे घर आ जाता था और इसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वह हमारे साथ जरूर जाता लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मैं इसका इंतजार करने लगी। यहाँ तक कि रात के दिन के 12 बजे बज गए और दिन के 12 बजे इसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला और इस पर बरस पड़ी और बोली, कहाँ रह गए थे तुम और तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम होकर अपने भाई के जाते ही आवारा गर्दी करने लगे। और आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है, तुम्हारे दोस्त को उधर ही बुला लिया करो। तो जुनेद बोला, भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसने नज़र उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई थी। मगर मैंने दिल में सोचा मैं इसे डरा धमका तो सकती हूँ और मैं यही ख्याल करके इससे बात कर रही थी कि वह मुझ पर चलाकर उठा और बोला, भाभी बस करो और मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी और जो आपने खाना पकाया है वह अब खुद खा लो। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चल गया। इस वक्त वह किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था और मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह गुस्से में था। कोई बात इसके पीछे जरूर होगी। मैंने यही सोचकर इसके कमरे में जाकर दस्तक दी तो इसने दरवाज़ा खोला और मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर बोला, एक बात कहो भाभी, अब मुझसे शादी कर लो वरना आपका अंजाम बुरा हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मैंने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? और कहा गया तुम्हारा भाभी वाला प्यार, तुम तो मुझे सुबह शाम भाभी कहते हो और अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? इतनी घटिया बात तुमने अपने जेहन में सोची भी कैसे और फिर मुझसे कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी और वह बिल्कुल इसी तरह बगैर किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टुकटिक्की बनाकर नज़रों से देख रहा था। मुझे इसकी नज़रों से डर लगने लगा था और मैं अचानक बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया था और मेरा दिल ओआ से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जुनेद ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा और मैंने तो इसे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था। अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जुनेद के बारे में मेरे शौहर ने भी मुझे यही कहा था कि तुम्हें हमेशा इसे अपनी औलाद की तरह समझकर पालना है। इसकी मुँह नहीं है, अब तुम ही इसका सब कुछ हो। जुनेद की उन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं जुनेद से कोई बात नहीं करूँगी। और यह घर मेरे नाम था और मैं इस घर में खुद अकेली भी रह सकती हूँ। पर जुनेद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसे घर से जरूर निकाल दूंगी। यह घर तो मेरे शौहर के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन जुनेद इसमें रहने का हक नहीं रखता था। अगर वह अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता जो इसे देनी चाहिए थी। सुबह उठते ही मैंने जुनेद के कमरे का दरवाज़ा ओआ से पीटना शुरू कर दिया और फिर मुझे एहसास हुआ कि इसके कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाज़ा खोला तो अंदर से कमरा खाली था और कमरे में कुछ भी नहीं था और जुनेद कहाँ गया मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था और मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नज़र डाली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब जुनेद मुझे घर में कैद कर गया है और मैंने दिल में सोचा तो मुझे इससे नफरत होने लगी। इसकी उम्र भी 14 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया मैं तो इड्डटा में हूँ। यूं बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं है। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी और शौहर के मरने को महीना हो चुका था। इस एक महीने में जुनेद कितना बदल गया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि खुदा मुझे औलाद देता तो मैं इस वक्त जुनेद के सहारे ना होती। मैं अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजार लेती। मगर अब मैं इसे क्या कहूँ और मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं।
वह तो इस दुनिया से चला गया और अब आज मैंने सोच लिया था कि जुनैद आएगा तो मैं इससे साफ साफ बात करूंगी कि वह इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन सुबह के 6 बजे थे, यानी अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर ओआ से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर जुनैद होगा, पर जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने टिनाका आदमी खड़े थे और यह आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। उनके काओं पर दाहिम से थी, लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार हूँ, और उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वह न सिर्फ बहुत हैरान कर देने वाली थी बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं अकेली रहती हूँ। तो वह लोग बोले, झूठ बोल रही है, यह औरत यहाँ, इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है और अब भी घर में ही होगा। यह लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि उन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए और उन लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? तो वह बोले, अरे बीबी तुमने क्या किया है, यह तुम हमसे पूछ रही हो? तो तुमने अपने 14 साला देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर मर गया है और अब तुम बेवा हो गई हो, और अपने माँ बाप के घर जाओ, और अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें बेटियाँ रहती हैं। इन ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं इनसे उलझना नहीं चाहती थी और मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे और जुनैद पर गुस्सा आ रहा था। यह सब इसी का किया अधूरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि जुनैद ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें पाली होंगी।